ये कैलिफोर्निया कोड ऑफ रेगुलेशन टाइटल 23 डिवीजन 3 चैप्टर 16 पुनर्लेखन को शामिल करने वाला सूचनात्मक वेबिनार है। आज की प्रस्तुति में शामिल किए गए विषयों में शामिल है परिभाषाओं में बदलाव, रिकॉर्ड रखना, लाइसेंसिंग, निर्माण कार्य, निरीक्षण और परीक्षण शर्तें। पुनर्लेखन में भूतल भंडारण टैंक विनियमों की अगली जनरेशन को शामिल किया गया है। ऑस्टिन लेमर बिटन और ग्रेग बेशियर्स वो व्यक्ति हैं जिनसे आपको इन विनियमों के संबंध में सवालों के लिए संपर्क करना चाहिए। उनकी संपर्क जानकारी इस प्रस्तुति के अंत में प्रदान की जाएगी। ये प्रस्तुति औपचारिक नियम निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो 2024 से शुरू होगी। नियामक पुनर्लेखन हेल्थ एंड सेफ्टी कोड सेक्शन 25,292.05 द्वारा संचालित है। 31 दिसंबर 2025 से पहले भूतल भंडारण टैंक अस्थायी रूप से बंद होने आवश्यक हैं यदि वे हेल्थ एंड सेफ्टी कोड सेक्शन 25,291A(1)(6) की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और 1 जनवरी 1984 से पहले बनाए गए थे, या हेल्थ एंड सेफ्टी कोड सेक्शन 25,291A(7) के मुताबिक तैयार किए गए थे, जैसे वैकल्पिक निर्माण या हाइब्रिड निर्माण प्रकार। इसके अलावा विनियमों के मौजूदा संस्करण को संचालित करना मुश्किल हो गया है और उसमें शामिल ज़्यादातर जानकारी कम प्रासंगिक हो गई है। चूंकि सभी एकल दीवार वाले टैंक 31 दिसंबर 2025 को या इससे पहले बंद होने आवश्यक हैं, इन विनियमों की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 होगी। ये वेबिनार अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए है। विनियमों का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संस्करण अगली पतझड़ में सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि के 45 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे लिस्टअप के लिए https://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/ust_subscribe.html इस पर साइन करें। इस परियोजना में संबंधित सभी अपडेट उस सिस्टम के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पूरे विनियमों में कई ड्राफ्ट यूनिवर्सल बदलाव किए जाएंगे। स्थानीय एजेंसी को बदलकर या तो सफाई निगरानी एजेंसी या यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी किया जा रहा है, जैसा लागू हो। ये बदलाव करने से इस संबंध में विशिष्टता जुड़ेगी कि कौन सी एजेंसी प्रकार की कौन सी जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी भूमिगत भंडारण टैंक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जबकि सफाई निगरानी एजेंसी भूमिगत भंडारण टैंक की अनाधिकृत रिलीज संदूषण के इलाज की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। रिसाव डिक्शन उपकरण बदलकर रिलीज डिक्शन उपकरण हो गया है। मौजूदा विनियमों में अदल बदल कर दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है और केवल एक का प्रयोग करने से अधिक स्पष्ट होगा। पिछले नियामक अंतिम तिथियों के संदर्भों को हटाना, क्योंकि जो अंतिम तिथियां बीत चुकी हैं उनका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। फिर से अंकित करना और पुनर्गठन, ये पूर्ण नियामक पुनर्लेखन है। चूंकि एकल दीवार सिस्टमों के सभी संदर्भ हटाए जा रहे हैं, कई सेक्शन बदल दिए गए हैं। इसी तरह नियामक संशोधन जो कई वर्षों में किए गए हैं, उन्होंने मौजूदा विनियमों को जटिल बना दिया है। पुनर्लेखन में वैसे ही विषय एक स्थान पर वर्गीकृत किए जाएंगे। नीचे एक उदाहरण दिया गया है कि ड्राफ्ट विनियमों को कैसे गठित किया जाएगा। आज की प्रस्तुति में आर्टिकल 1, 3, 4, 5 और 6 को शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 2 इस वेबिनार का हिस्सा नहीं है, इसे बाद में शामिल किया जाएगा। यही अगली स्लाइड पर मौजूद आर्टिकल्स के लिए भी है। आर्टिकल 1 परिभाषाओं में मौजूद रहेगा और इसमें यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों और मालिकों या संचालकों दोनों के लिए रिकॉर्ड रखने की शर्तें भी शामिल होंगी। आर्टिकल 2 में साइट विशेष भिन्नताओं पर चर्चा की गई है। वो इस प्रस्तुति का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन पतझड़ 2024 में नियम निर्माण से पहले इस पर चर्चा की जाएगी। आर्टिकल 3 में भूतल भंडारण टैंक कर्मचारी के लिए प्रमाणीकरण, लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। इसमें काफी कुछ मौजूदा विनियमों में सेक्शन 2715 से आता है। हमने ड्राफ्ट विनियमों में इसे इसका अपना आर्टिकल बनाया है। डिजाइन और निर्माण संबंधी शर्तों को आर्टिकल 4 में शामिल किया गया है। इसे मौजूदा विनियमों में आर्टिकल 3 और 4 में दिया गया है, लेकिन हम इसे एक आर्टिकल में समेकित कर रहे हैं। हालांकि विभिन्न तिथियों को इंस्टॉल किए गए टैंकों की अलग अलग नियामक शर्तें हैं, वो शर्तें अलग आर्टिकल्स में बांटे जाने जितने भी अलग नहीं हैं। यही ड्राफ्ट आर्टिकल 5 और 6 में निरीक्षण और परीक्षण शर्तों के लिए भी है। एकल दीवार वाले टैंकों के निर्माण और निरीक्षण के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है, क्योंकि वे शर्तें उस समय तक प्रासंगिक नहीं रहेंगी जब ये विनियम प्रभावी होंगे। साइट विशेष भिन्नताओं की तरह है। इस स्लाइड में सभी आर्टिकल्स की चर्चा पतझड़ 2024 में नियम निर्माण से पहले अलग प्रस्तुति के दौरान की जाएगी। हम परिशिष्टों में फॉर्मों को भी संशोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे विनियमों का हिस्सा हैं और अपडेट किए सेक्शन संदर्भों की जरूरत होगी। हमें उन लोगों के लिए फॉर्मों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूलित बनाने की अपेक्षा है जो उनका प्रयोग करते हैं। ड्राफ्ट आर्टिकल 1 मालिकों, संचालकों और यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों के लिए परिभाषाओं और रिकॉर्ड रखने की शर्तों को शामिल करता है। इस स्लाइड पर दी गई शर्तें अब लागू नहीं होंगी, इसलिए उनकी परिभाषाएं ड्राफ्ट विनियमों से हटा दी जाएगी। वह सिस्टम प्रकारों से जुड़ी हुई है जो 1 जनवरी 2026 से शुरू करते हुए निषिद्ध होंगे।
साथ ही मोटर वाहन और मोटर वाहन ईंधन टैंक जैसे शब्द अतीत में अंतिम तिथियों वाले ऐतिहासिक अपग्रेडों में जुड़े हुए हैं। महीना, पहला भूमिगत जल और गुणात्मक तथा मात्रात्मक रिलीज डिक्शन विधियां जैसे शब्दों को परिभाषित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे या तो आसानी से समझ में आ जाते हैं या ड्राफ्ट विनियमों में प्रयोग नहीं किए गए हैं। अन्य शब्दों को अधिक आसान शब्दों में बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए परिचालन जीवन को उस समय सीमा को स्पष्ट करने के लिए परिचालन में बदल दिया गया है जिसके दौरान भूमिगत टैंक विनियमों के अधीन होते हैं। इसी तरह नए और मौजूदा भूमिगत भंडारण टैंक प्रकारों को उन टैंक प्रकारों से बदला जाएगा जो बाद में ये वर्णन करने में मदद करते हैं कि टैंक इंस्टॉल करने की तारीख के आधार पर सिस्टम किन विनियमों के अधीन है। नीचे कुछ नए शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम ड्राफ्ट विनियमों में शामिल करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। परित्यक्त भूमिगत भंडारण टैंक एक ऐसा टैंक है जो अब परिचालन में नहीं है, इन विनियमों के मुताबिक बंद नहीं हुआ है और पाबंदी लगाया हुआ टैंक नहीं है। पाबंदी लगाए हुए टैंक वो हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1984 से पहले वे या तो निष्क्रिय ठोस पदार्थों से भरे हुए थे या पाइपिंग सील बंद थी या हटाई हुई थी। कई लोग उन टैंकों के लिए इस शब्द का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं जो बंद है। परित्यक्त टैंकों, अस्थायी रूप से बंद टैंकों और पाबंदी लगाए हुए टैंकों सभी की अलग अलग नियामक शर्तें हैं। उदाहरण के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए और पाबंदी लगाए हुए टैंक नियंत्रित नहीं है जब तक कि क्षेत्राधिकार वाली यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी का स्थानीय अध्यादेश न हो। परित्यक्त टैंकों की तब भी वार्षिक अनुपालन जांच जरूरी होगी जैसा कि अभी होती है। जमीन के अंदर लगाए हुए और जमीन के अंदर ना लगाए हुए के लिए परिभाषाएं विनियमों में ड्राफ्ट वृद्धियां हैं। जमीन के अंदर लगाया हुआ का मतलब है मिट्टी में दबाया हुआ या अन्य प्रकार से नजरों से दूर। जैसा कि लिखा गया है, जमीन की सतह के संदर्भ के साथ घटक की प्लेसमेंट का हवाला देने के लिए मौजूदा विनियम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे निम्न ग्रेड, भूमिगत आदि। ड्राफ्ट विनियमों में जमीन के अंदर लगाए हुए और जमीन के अंदर ना लगाए हुए का सख्ती से प्रयोग इस उलझन को दूर करने में मदद करेगा। उदाहरण, फर्श या दीवार में या भूमिगत और नजर से दूर पाइपिंग को जमीन के अंदर लगाया हुआ माना जाएगा। जमीन के अंदर ना लगाए हुए वो होते हैं जो जमीन के अंदर लगाए हुए की परिभाषा को पूरा नहीं करते। शब्द कंटेनमेंट सम्प स्पष्टीकरण उद्देश्यों के लिए नियामकों के अलावा दूसरा ड्राफ्ट है। ये साधारण दोहरी दीवार पाइपिंग के अलावा एक घटक है। पाइपिंग के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट प्रदान करना। कंटेनमेंट सम्प का प्रयोग आम सम्प्स के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है जो भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टमों और उन ढांचों का हिस्सा है जिन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी कोड से छूट प्राप्त है। फिल सम्प्स डिस्पेंसर कंटेनमेंट के अंतर्गत इस परिभाषा के तहत आते हैं। स्टैंड अलोन ढांचे जैसे गहरे गड्ढे, तालाब, लैगून आदि को हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के मुताबिक विनियमों से छूट प्राप्त है और वे इस परिभाषा के तहत नहीं आते। ड्राफ्ट विनियमों में केवल कंटेनमेंट सम्प शब्द ही होगा, केवल सम्प शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निरंतरता विनियमों के अलावा एक और ड्राफ्ट है। निरंतरता का मतलब है किसी जोन के अंदर बीच का स्थान खुला और परीक्षण करने योग्य है और द्रव्य और वाष्प का बेरोक प्रभाव होने देता है। निरंतरता सेकेंडरी तौर पर निहित सिस्टमों के सही अंतरालीय निरीक्षण के लिए जरूरी है। सेकेंडरी तौर पर निहित सिस्टमों को इंस्टॉलेशन या मुरम्मत पर और इन ड्राफ्ट विनियमों के हिस्से के तौर पर सामयिक आधार पर निरंतरता दर्शाने की जरूरत होगी। स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टर ड्राफ्ट विनियमों में दूसरी वृद्धि है। हम यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों के लिए लचीलपन प्रदान करने हेतु ये परिभाषा शामिल कर रहे हैं जिन्हें अपनी अनुपालन जांच शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इंस्पेक्टरों की जरूरत है। ये लोग जांच की जरूरत वाली फैसिलिटी पर क्षेत्राधिकार रखते हुए या तो राज्य जल बोर्ड या यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की तरफ से कार्य कर सकते हैं। स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टर के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाली फैसिलिटी और यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के प्रति निष्पक्ष होना आवश्यक है। परिचालन को टैंक के जीवन काल को स्पष्ट करने हेतु परिचालन जीवन को बदलने के लिए शामिल किया गया था। ऐतिहासिक तौर पर डिजाइन लाइफ, परिचालन जीवन और वारंटी अवधि जैसे शब्दों ने इस संबंध में उलझन पैदा की है कि भूमिगत भंडारण टैंक कौन सी शर्तों के अधीन हो सकता है। यदि टैंक परिचालन है तो इसे इन ड्राफ्ट विनियमों की निरीक्षण परीक्षण शर्तों को पूरा करना चाहिए। जो टैंक या तो भंडारण किए गए हैं या इस समय उनमें खतरनाक पदार्थों का भंडारण किया गया है, ड्राफ्ट विनियमों के मुताबिक बंद नहीं किए गए हैं और पाबंदी लगाए हुए टैंक नहीं है, वे परिचालन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसमें परित्यक्त भूमिगत भंडारण टैंक शामिल है। प्रोग्रामिंग ड्राफ्ट विनियमों की दूसरी वृद्धि है जिसका मतलब है रिलीज डिक्शन या इलेक्ट्रॉनिक परिपूर्ण रोकथाम उपकरण के लिए कोडबद्ध निर्देश। इस शब्द को यह स्पष्ट करने के लिए शामिल किया गया था कि सेवा तकनीशियन द्वारा कौन सा काम किया जाना आवश्यक है। प्रोग्रामिंग केवल सेवा तकनीशियन की शर्तें पूरी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। इसमें उस निरीक्षण पैनल का प्रमाणीकरण शामिल है जिसकी वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में बदलावों में शामिल हो सकते हैं रिलीज डिक्शन रिस्पॉन्स, परिपूर्ण रोकथाम के लिए प्रयोग की जाने वाली स्वचालित टैंक पर उत्पाद संक्रियकरण ऊंचाइयां, निरीक्षण की गई पाइपिंग की वॉल्यूम आदि।
सभी प्रोग्रामिंग बदलाव सेवा तकनीशियन द्वारा किए जाने आवश्यक हैं। पुनर्गठन करने के अलावा सेवा तकनीशियन के लिए मौजूदा शर्तें संशोधन किए जाने के लिए ड्राफ्ट नहीं की गई है। दूरवर्ती निरीक्षण विनियमों के अलावा एक और ड्राफ्ट वृद्धि है। इसे बिना स्टाफ वाली फैसिलिटीज हेतु स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु शामिल किया गया था। इसका मतलब है भूमिगत भंडारण टैंक फैसिलिटी से अलग स्थान से भूमिगत भंडारण टैंक का निरीक्षण करना। यहाँ ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि रिलीज डिक्शन अलार्मों के लिए फैसिलिटी कर्मचारी या सेवा तकनीशियन की तुरंत सूचना जरूरी होगी। तुरंत सूचना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑन साइट निरीक्षण में सुनने या दिखाई देने वाला अलार्म सक्रिय करने की शर्त को समानांतर करता है। अलार्म कब प्राप्त हुआ था, इसे लिखित रूप में देना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलार्म सूची की शर्तों को पूरा करता है। प्रस्तुत करें परिभाषा को ये स्पष्ट करने के लिए बदला गया था कि अलग अलग प्रकार की भूमिगत भंडारण टैंक एजेंसियों के लिए कौन सी जानकारी प्रदान की जानी जरूरी है। प्रस्तुत करें का मतलब है कि अलग अलग चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि कौन किस मालिक या संचालक से जानकारी प्राप्त करता है। मौजूदा विनियमों में प्रदान करें भेजे का प्रयोग किया जाता है और प्रस्तुत करें का भी यही मतलब होता है। इस परिभाषा को शामिल करने से उलझन को थोड़ा कम करने में मदद मिलेगी। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने के लिए जरूरी कोई भी जानकारी कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम या स्थानीय रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा भेजी जानी आवश्यक है। सफाई निगरानी एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने के लिए जरूरी कोई भी जानकारी जियो ट्रैकर के द्वारा भेजी जानी आवश्यक है। जो सूचना मालिक या संचालक के लिए प्रदान करना जरूरी है वो हैंड डिलीवरी, डाक या किसी अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजी जा सकती है। छेड़ना एक और शब्द है जिसे स्पष्टीकरण उद्देश्यों हेतु और उपयुक्त कार्यान्वयन जवाब निर्धारित करने के लिए ड्राफ्ट विनियमों में शामिल किया गया है। इसका मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी कोड या ड्राफ्ट विनियमों की शर्तों से बचने के लिए रिलीज डिक्शन उपकरण में कोई दखल देना या जानबूझकर खराब करना। इसे आमतौर पर मौजूदा विनियमों में महत्वपूर्ण उल्लंघन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। छेड़छाड़ का आम उदाहरण है यदि कंटेनमेंट सम्प के नीचे तरल इकट्ठा हो जाए तो उस स्थिति में कंटेनमेंट सम्प को अलार्म से दूर रखने के लिए इसमें तरल संवेदक को उठाना है। नए और मौजूदा भूमिगत भंडारण टैंकों को बदलने के लिए भूमिगत भंडारण टैंक प्रकारों के लिए नई परिभाषाएं शामिल की गई थी क्योंकि वे शब्द ड्राफ्ट विनियमों के प्रभावी होने तक पुराने हो जाएंगे। प्रकार एक भूमिगत भंडारण टैंक एक वो सिस्टम है जो 1 जुलाई 2003 से पहले लगाए गए थे। प्रकार 2 भूमिगत जल भंडारण टैंक वो सिस्टम है जिन्हें 1 जुलाई 2003 को या इसके बाद और 1 जुलाई 2004 से पहले लगाया गया था। प्रकार 3 भूमिगत जल भंडारण टैंक वो सिस्टम है जिन्हें 1 जुलाई 2004 को या इसके बाद लगाया गया था। ड्राफ्ट विनियमों में इनमें से प्रत्येक टैंक प्रकार की विशेष नियामक शर्तें हैं। वाष्प संग्रहण ट्रैप या वेपर पॉट को ये स्पष्ट करने के लिए शामिल किया गया था कि कौन से घटक भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टम का हिस्सा हैं और कौन से सिस्टम से अलग है। ये उस स्थिति में किसी भी संघनित गैसों या वाष्प को एकत्र करने के लिए जरूरी है यदि वेंट राइजर और भूमिगत भंडारण टैंक के बीच में वेंट पाइपिंग में पर्याप्त स्लोप न हो। इन घटकों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्दों में संघनित पॉट्स, द्रव्य ट्रैप्स और नॉकआउट पोर्ट्स शामिल हैं। उल्लंघन वर्गीकरण के लिए परिभाषाएं अनुपालन के बाहर वाले सिस्टमों के लिए कार्यान्वयन के उपयुक्त स्तर को निर्धारित करने में मदद के लिए विनियमों में ड्राफ्ट वृद्धियां हैं। श्रेणी उल्लंघन का मतलब महत्वपूर्ण उल्लंघन के समान ही है। महत्वपूर्ण उल्लंघन की परिभाषा अलग शब्दों में व्यक्त की गई है परंतु इसे पूरी तरह से संशोधित नहीं किया गया है। जो उल्लंघन मौजूदा विनियमों के तहत महत्वपूर्ण उल्लंघन है उन्हें ड्राफ्ट विनियमों में महत्वपूर्ण उल्लंघन माना जाता है। श्रेणी उल्लंघन का मतलब एक ऐसे उल्लंघन या अधिक उल्लंघनों से है जिनके परिणाम स्वरूप टेस्ट करने या उसे पास करने में असफलता मिले। रिलीज डिक्शन उल्लंघन जो श्रेणी उल्लंघन नहीं है या मामूली उल्लंघन जो पुराना नहीं है या लापरवाही से उल्लंघन करने वाले द्वारा किया गया है। ये निर्धारित करने में कि मामूली उल्लंघन पुराना है या उल्लंघन करने वाले ने लापरवाही से किया है, यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के लिए ये विचार करना आवश्यक होता है कि क्या उल्लंघन करने वाला अपेक्षा के किसी पैटर्न या लागू नियामक शर्तों के संबंध में अवहेलना में शामिल है। मामूली उल्लंघन का मतलब उस उल्लंघन से है जो श्रेणी या श्रेणी उल्लंघन की परिभाषा को पूरा नहीं करता। शब्द जोन को निरंतरता की परिभाषा को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। जोन भूमिगत भंडारण टैंक घटकों के बीच का स्थान है जिसका सिंगल यूनिट के तौर पर निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। इसमें कई कंटेनमेंट सम्प और पाइपिंग अंतराल शामिल हो सकते हैं यदि उनके बीच के स्थानों का एक संवेदक के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जोन के अंदर निरंतरता को सामयिक आधार पर सत्यापित किया जाना आवश्यक है। चूंकि निरंतरता उन सभी टैंकों पर आवश्यक है जो इन विनियमों के अधीन होंगे तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा होनी चाहिए। रिकॉर्ड रखने की शर्तें सम्मिलित की जा रही हैं और प्रयोग में आसानी के लिए विनियमों में एक स्थान पर दी गई है।
कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम के रिकॉर्ड, ऑन साइट और ऑफ साइट रिकॉर्ड तथा आवश्यक प्रतिधारण समयों के लिए शर्तें सभी निर्दिष्ट हैं। ऑफ साइट रिकॉर्डों को संभालने के लिए अभी भी यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी द्वारा मंजूरी जरूरी होगी। ये ड्राफ्ट विनियमों में एक नई वृद्धि है। साइट विशेष भिन्नता मंजूरी को कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम या स्थानीय रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्रस्तुत करके संभाला जाना आवश्यक है। साइट विशेष भिन्नताएं बहुत कम होती हैं और उनके जुड़ी पेपर ट्रायल में अक्सर जानकारी की कमी होती है। कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम में इन सिस्टमों का दस्तावेजीकरण करना ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के इंस्पेक्टर अनुपालन जांचें करते समय उनके प्रति सचेत हैं। मालिक या संचालक को सिस्टम की लाइफ के लिए इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड बनाए रखने की जरूरत होगी। इसमें शामिल है इंस्टॉलेशन टेस्ट नतीजे, एज बिल्ड ड्राइंग्स, घटक निर्माताओं से जांच सूचियां और नियमावलियां, संबंधित परमिट इत्यादि। टेस्ट नतीजे ये पता लगाने में उपयोगी हो सकते हैं जब रिलीज हुए हो। जांच सूचियां उपकरण की मुरम्मत या सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है। एज बिल्ड ड्राइंग्स को उस स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है यदि इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम में कोई मुरम्मत या सुधार किया गया हो। साफ शब्दों में कहें तो हमें इन शर्तों को पूरा करने हेतु नए रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मालिकों या संचालकों की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड शर्तें केवल उन रिकॉर्डों पर लागू होंगी जो मौजूद हैं या इन विनियमों की प्रभावी तारीख को या इसके बाद तैयार किए गए थे। मालिक या संचालक के लिए सिस्टम की लाइफ के लिए मुरम्मत और अपग्रेड रिकॉर्ड, टैंक चार्ट, अनुकूलता दस्तावेजीकरण, अनाधिकृत रिलीज रिपोर्ट और साइट मूल्यांकन रिपोर्ट भी बनाई रखनी आवश्यक है। साइट मूल्यांकन आर्टिकल को किसी और समय शामिल किया जाएगा। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों को सिस्टम की लाइफ के लिए इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड बनाए रखने की जरूरत होगी। ऐतिहासिक रूप से मालिकाना हक में बदलाव के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण नष्ट हुए हैं जिन्हें अगले मालिक को बनाए रखने की जरूरत है। ये बदलाव इस महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण को नष्ट होने से रोकने में मदद करेगा। भूमिगत भंडारण टैंकों को हटाने और बंद करने से जुड़े रिकॉर्ड यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से देखरेख किए जाने के लिए जरूरी होंगे। ये जानकारी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम को सही ढंग से बंद कर दिया गया था, जरूरी सफाई, भूमि विकास और जायदाद बिक्री की स्थिति में अहम होती है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों को मंजूरी और किसी भी रिकॉर्डों के ऑफ साइट भंडारण के लिए मंजूरी की किसी भी शर्तों के दस्तावेज बनाने की जरूरत है। ऑफ साइट दस्तावेज 36 घंटों के अंदर उपलब्ध किए जाने आवश्यक हैं जब यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी, राज्य जल बोर्ड या इंस्पेक्टर को चाहिए हो। इसे ऑफ साइट रिकॉर्ड प्रतिधारण मंजूरी के लिए पेपर ट्रायल को सुरक्षित करने के लिए शामिल किया गया था। ड्राफ्ट आर्टिकल 3 में वो शर्तें शामिल हैं जो मौजूदा विनियमों के सेक्शन 2715 और 2716 में है। मालिक या संचालक द्वारा भूमिगत भंडारण टैंक समझ और अनुपालन फॉर्म की स्टेटमेंट और नियत यूएसटी संचालक पहचान फॉर्म की प्रस्तुति, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लाइसेंसिंग शर्तें जो भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टम की इंस्टॉलेशन या खुदाई या फिर से भरने की जरूरत वाले मुरम्मत का काम करते हैं। नियत भूमिगत भंडारण टैंक संचालकों, इंस्टॉलरों, सेवा तकनीशियनों और इंस्पेक्टरों के तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों हेतु प्रमाणीकरण एवं प्रशिक्षण संबंधी शर्तें। फैसिलिटी की नियत भूमिगत भंडारण टैंक संचालक को द्वारा फैसिलिटी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नियत भूमिगत भंडारण टैंक संचालक दृश्य जांचे। ये विनियमों का टेक्स्ट पेश करता है कि इस समय मौजूदा भूमिगत भंडारण टैंक नियत यूएसटी संचालक पहचान फॉर्म पर निर्देशों के मुताबिक क्या जरूरी है। यह पुष्टि करने में मालिकों और संचालकों की सहायता करता है कि जिन लोगों को वो काम पर रखते हैं वे उस काम को करने के योग्य हैं। ये पुष्टि करने में अनुपालन इंस्पेक्टरों की भी सहायता करता है कि व्यक्तियों ने आवश्यक प्रशिक्षण लिया हुआ है, क्योंकि उपनामों या अन्य नाम भिन्नताओं का प्रयोग ऑनलाइन इंटरनेशनल कोड काउंसिल सर्टिफिकेशन सर्च टूल के प्रयोग को मुश्किल बना देता है। मौजूदा नियत यूएसटी संचालक दृश्य जांच रिपोर्ट के सेक्शन 8 में निर्देशों में पहले ही जरूरी है कि नियत यूएसटी संचालक इस रिपोर्ट में अलार्म इतिहास रिपोर्ट सूची की प्रति नथी करें। यह स्पष्ट करता है कि संवेदकों और फैसिलिटी की यूएसटी निरीक्षण योजना जैसे डिलीवरी की आवश्यकता वाले अलार्म में पहचाने गए अन्य रिलीज निरीक्षण उपकरण से नहीं जुड़ी हुई है और उन्हें नथी किया जाना जरूरी नहीं है। विनियमों के टेक्स्ट में पेश किया गया है, यदि रिलीज डिक्शन सिस्टम ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाता तो जांच फार्म से जुड़े सिस्टम द्वारा उत्पन्न अलार्म इतिहास, जिसे अलार्म इतिहास की तारीख में शामिल किया जाना आवश्यक है, निर्यात के लिए मुद्रित किया गया था। ये अलार्म इतिहास की प्रतियों को सही जांच फार्मों के साथ पुनः जोड़ने में सहायता करेगा यदि वे असंलग्न होती हैं, और इस आश्वासन के साथ अनुपालन जांच प्रदान करती हैं कि संलग्न अलार्म इतिहास असल में नियत भूमिगत भंडारण टैंक संचालक के जांच स्थल पर दौरे के समय उत्पन्न किए गए थे। ये इस परीक्षण पर केंद्रित करने से काफी बड़ा बदलाव है जो पहले किया जा चुका है, जिसका दस्तावेजीकरण किए जाने की जरूरत है। जैसा कि विनियमों में कहीं और निर्दिष्ट किया गया है,
उस परीक्षण के लिए नियत तारीखों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो भविष्य में होना है। ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि मालिक और संचालक आगामी अंतिम तिथियों को लेकर सचेत हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक परीक्षण बारंबारताओं को पुनः स्थापित किया गया है यदि कोई ऐसा काम बाद में किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसों की विशेष श्रेणियों में संदर्भ हटाने के अलावा कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसिंग शर्त पूरा करते हुए राज्य जल बोर्ड द्वारा जारी किए गए टैंक परीक्षण लाइसेंस के लिए मौजूदा विनियमों का संदर्भ हटा दिया गया है क्योंकि वो सही नहीं है। सारे सेवा तकनीशियनों के पास कॉन्ट्रैक्टर स्टेट लाइसेंस बोर्ड द्वारा आवश्यक सभी लागू लाइसेंसेस और प्रमाणीकरण होने आवश्यक हैं या उस व्यक्ति के द्वारा उनकी नियुक्ति की होनी चाहिए जिनके पास ये है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के कर्मचारी भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर की कोई भी ड्यूटी किए बिना महीनों या सालों तक नियुक्त रह सकते हैं। इसलिए काम पर रहने की शुरुआती तारीख के बजाय भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर ड्यूटियों की शुरुआती परफॉर्मेंस पर अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि को आधार बनाना अधिक उचित है, जैसा कि ड्राफ्ट किया गया है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के इंस्पेक्टरों के लिए उस तारीख से 180 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल प्रमाणीकरण जरूरी होगा जब कर्मचारी यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर की कोई भी ड्यूटी करना शुरू करता है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के इंस्पेक्टरों के विपरीत अपने अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल कैलिफोर्निया के भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए उन विशेष इंस्पेक्टरों के पास डिवीजन ऑफ वाटर क्वालिटी भूमिगत भंडारण टैंक प्रोग्राम मैनेजर द्वारा अनुमोदित समान मापदंड को पूरा करने का विकल्प नहीं है जो अनुपालन जांचें करते हैं। उनके लिए प्रत्येक 24 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल कैलिफोर्निया भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर परीक्षा पास करनी जरूरी होगी। स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टर भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर की एक नई श्रेणी है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल कैलिफोर्निया भूमिगत भंडारण टैंक इंस्पेक्टर परीक्षा पास करके प्रत्येक 24 महीने में अपने प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना होगा। यदि वे इस समय यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त न हो और उन्होंने डिवीजन ऑफ वाटर क्वालिटी भूमिगत भंडारण टैंक प्रोग्राम मैनेजर द्वारा अनुमोदित समान मापदंड को पूरा न किया हो। ड्राफ्ट आर्टिकल 4 में निर्माण और परिचालन शर्तें शामिल हैं। अनुकूलता शर्तें पूरे मौजूदा विनियमों में विस्तार से दी गई हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी शर्तें कौन से घटकों पर लागू होती हैं। जैसा कि ड्राफ्ट किया गया है, ये सभी समान आर्टिकल में होंगी। इसके अलावा रिजडिक्शन उपकरण के लिए अनुकूलता या तो स्वतंत्र तृतीय पक्ष, जैसे ये अधिक कंटेनमेंट घटकों के लिए है, द्वारा या निर्माता की अनुकूलता की स्टेटमेंट के माध्यम से दर्शाए जाने के लिए प्रस्तावित है। मौजूदा विनियम निर्माता की अनुकूलता के स्टेटमेंट पर निर्भर करते हैं। ये थोड़ा लचीलापन लाता है। ये पूरी जानकारी टैंक को लगाने के बाद उपयोगी होती है और अंडरराइटर लेबोरेटरी की तरफ से जरूरी है। लाल रंग में जो भी काटा गया है वो मौजूदा विनियमों में से है, लेकिन इन ड्राफ्ट विनियमों के प्रभावी होने पर उसकी जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए निर्माण किए गए साल के बजाय निर्माण की तारीख अधिक उपयोगी है। स्ट्राइकर प्लेट सभी सुलभ ओपनिंग्स के नीचे जरूरी है। जिन ओपनिंग्स में स्ट्राइकर प्लेट नहीं लगी हुई है उनके विषय में जानना अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि टैंक में उत्पाद के स्तर को मापने वाले या अन्य उपकरण को ओपनिंग्स के नीचे गिराने वाले लोग टैंक की निचली सतह को खराब न करें। अधिक टैंक निर्माता पहले ही सभी सुलभ ओपनिंग्स के नीचे स्ट्राइकर प्लेट लगा देते हैं। ये शर्त 1 जुलाई 2026 को या इसके बाद बनाए जाने वाले टैंकों के लिए है। पिछली स्लाइड पर जानकारी आमतौर पर टैंक के अंत में स्थित होती है, जिस तक टैंक के लगने के बाद पहुंचा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जानकारी टैंक के लगने के बाद उपयोगी होती है, इसलिए 1 जुलाई 2026 को या इसके बाद लगाए गए टैंकों के लिए जानकारी सम्प कॉलर के पेरीमीटर के अंदर स्थित होनी भी आवश्यक है। 1 जुलाई 2026 से शुरू करते हुए टैंक निर्माताओं को टैंक लगाने से पहले मालिक या संचालक को निरंतरता परीक्षण का दस्तावेजीकरण प्रदान करना होगा। कभी कभार जब बड़े टैंक जोड़े जाते हैं तो 2 बीच के स्थानों को सही ढंग से लाइनअप करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं। निरंतरता बीच के स्थान का निरीक्षण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्माता द्वारा दस्तावेजीकरण दर्शाता है कि टैंक सही ढंग से बनाए गए थे। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों की संतुष्टि के लिए बैलास्ट पानी को हटाने से राज्य के पानी और मिट्टी की बेहतर रक्षा होती है। सीधे दफनाए गए एकल दीवार स्पिल कंटेनरों को सेकेंडरी तौर पर निहित कंटेनरों से बदलना आवश्यक है यदि वे फेल होते हैं या उन्हें मुरम्मत की जरूरत हो। इससे राज्य के पानी और मिट्टी की और रक्षा होगी। अन्यथा सीधी दफनाई गई एकल दीवार बाल्टियां सीधे पर्यावरण में खतरनाक सामग्री छोड़ेंगी और संदूषण पैदा करेंगी। नई लगाई गई स्टील पाइप को शेड्यूल 40 ASTM A53 ब्लैक स्टील करना होगा। हालांकि संभव तौर पर सिस्टम पहले ही श्रेष्ठ व्यावसायिक पद्धति के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर भी ये नई शर्तें ये सुनिश्चित करेंगी कि स्टील पाइप संदूषण के उच्च मानक पर खरी उतरती हैं। सभी नए लगाए गए टैंकों को एंकर करने की आवश्यकता होगी।
मौजूदा विनियमों के तहत ये केवल फ्लोटेशन के अधीन आने वाले टैंकों के लिए आवश्यक है। ये संघीय शर्तों में बदलावों पर आधारित है जो बाढ़ के मैदान में अधिक फैसिलिटीज में स्थापित है। ये तरणशील टैंकों के प्रति अधिक सावधानियां प्रदान करता है जो बड़ी लागत की रिलीज और फैसिलिटीज को हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए मैन्युबैच को निर्माता के दिशा निर्देशों, इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक के मुताबिक इंस्टॉल करने की जरूरत है कि उन्हें सही तरीके से काटा गया है और टैंक की संपूर्णता कायम है। ये शर्त पहले से ही टैंक कार्य के लिए मौजूद है, लेकिन इसे स्पष्टीकरण उद्देश्यों से शामिल किया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए मैन्युबैच को निर्माता के दिशा निर्देशों, इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक के मुताबिक काटे जाना आवश्यक है कि टैंक के बीच निरंतरता कायम रखी जा सकती है। ड्राफ्ट आर्टिकल 5 रिलीज डिक्शन शर्तों को शामिल करता है जो मौजूदा विनियमों के सेक्शन 2630, 2632, 2636 तथा सेक्शन 2643 के सब डिवीजन F में मौजूद है। निरीक्षण कार्यक्रम, निरीक्षण योजना, निरीक्षण साइट योजना और जवाबी योजना, भूमिगत भंडारण टैंकों के लिए निरीक्षण शर्तें और पाइपिंग के लिए अतिरिक्त निरीक्षण शर्तें। ड्राफ्ट की भाषा मौजूदा विनियम के मुकाबले सामग्री के संबंध में अधिक विशेष है, जो बस ये बताता है कि कार्यक्रम के निरीक्षण में शामिल है स्थान, जैसा कि प्लॉट योजना में पहचान की गई है जहां निरीक्षण किया जाएगा। कैलिफोर्निया पर्यावरणीय रिपोर्टिंग सिस्टम राज्य के लिए मौजूदा निर्देश, UST की निरीक्षण वाली योजनाएं साइट योजना में शामिल होनी आवश्यक है, जिनमें सामान्य टैंक और पाइपिंग खाके तथा वे स्थान दिखाए जाएं जहां निरीक्षण करना हो, जैसे प्रत्येक संवेदक का स्थान, लाइन रिसाव डिक्टेटर, सिस्टम नियंत्रण पैनल का निरीक्षण करना आदि। स्थान जहां निरीक्षण किया जाता है की व्याख्या पहले ही वैक्यूम, दाब या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण जोन्स पर ध्यान देने के लिए की गई थी। महत्वपूर्ण ड्राफ्ट बदलावों में शामिल है सामान्य टैंक और पाइपिंग खाता दर्शाने वाली आसान ड्राइंग की बजाय स्केल डायग्राम या एज बिल्ड ड्राइंग, और स्पिल कंटेनमेंट और परिपूर्ण रोकथाम उपकरण के स्थानों की पहचान करना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तुरंत हटाने से मिट्टी या भूमिगत जल की रिलीज को जोखिम कम होता है। मौजूदा विनियमों में इस पर जवाबी योजना के संबंध में ध्यान दिया गया है। ड्राफ्ट विनियमों में इसे आर्टिकल 5 के बजाय आर्टिकल 7 अनाधिकृत रिलीज रिपोर्टिंग और शुरुआती अपशमन शर्तें में दिया जा सकता है। जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए आपातकालीन संपर्क जानकारी सहित मौजूदा विनियम द्वारा आवश्यक नामों और टाइटल्स के अलावा ये वास्तविक या संकटपूर्ण अनाधिकृत रिलीज के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपातकालीन परिचालन केंद्रों पर ध्यान देने से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कितने बड़े संगठन अपने परिचालनों को संभालते हैं। हालांकि ये जाहिर है कि रिलीज डिक्शन उपकरण को कभी कभार परीक्षण, रिप्लेसमेंट या मुरम्मत को आसान बनाने के लिए अक्षम किया जाना आवश्यक है। ऐसा योग्य सेवा तकनीशियन द्वारा ही किया जाना आवश्यक है और कभी भी क्षेत्राधिकार वाली यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी को सूचित किए बिना नहीं किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट विनियमों के मुताबिक यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की शर्त है कि मालिक या संचालक रिलीज डिक्शन उपकरण की मुरम्मत या रिप्लेसमेंट, जिसे 12 घंटे से अधिक समय लगे, के दौरान वैकल्पिक निरीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करें। वैकल्पिक निरीक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक 12 घंटे में एक बार तक प्राइमरी कंटेनमेंट से खतरनाक पदार्थों के रिलीज के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट का फिजिकल निरीक्षण शामिल करना आवश्यक है। यदि रिलीज डिक्शन उपकरणों को 72 घंटों से अधिक के लिए अक्षम किया जाता है या ऐसा करने की संभावना होती है तो भूमिगत भंडारण टैंक को अस्थायी रूप से बंद करने की जरूरत होगी। अस्थायी रूप से बंद करने के लिए शर्तें ड्राफ्ट आर्टिकल 8 भूमिगत भंडारण टैंक बंद होने की शर्तों में शामिल की जाएंगी, जिसे अलग वेबिनार में शामिल किया जाएगा। यदि निर्माता की कोई भी विशिष्टताएं रिलीज डिक्शन उपकरण के लिए मौजूद न हो तो यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की संतुष्टि के लिए इसके समान प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। ये उन स्थितियों में लचीलापन प्रदान करता है जहां निर्माता की विशिष्टताएं नहीं होती। मौजूदा विनियम रिलीज डिक्शन उपकरण के पुनर्निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। ये महत्वपूर्ण है कि नया और प्रयोग किया गया रिलीज डिक्शन उपकरण उन्हीं शर्तों के अधीन हो। रिलीज डिक्शन उपकरण के पुनर्निर्माण की अनुमति केवल असली निर्माता द्वारा ही दी जाएगी और ये नए उपकरण के लिए लागू समान तृतीय पक्ष की परीक्षण शर्तों के अधीन होगा। स्वतंत्र तृतीय पक्ष परीक्षण प्रयोगशाला प्रमाणीकरण समान जानकारी शामिल करने और किसी भी संबंधित EPA विधि के लिए EPA मानक नतीजों के मुताबिक समान सामान्य प्रारूप का पालन करते हुए रिपोर्ट किए जाने के लिए जरूरी होंगे। दस्तावेजीकरण को मानकीकृत करने से निर्माता या परीक्षण संगठनों में अंतरों पर विचार किए बिना उपकरणों के मुआयनों की तुलना अधिक आसान होगी। ये फ्लोट और चेन अंडर डिस्पेंसर कंटेनमेंट निरीक्षण जुड़ावों का हवाला देता है, जिन्हें सही ढंग से समायोजित करना और सही ढंग से काम करने के लिए साफ पर्यावरण में रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इन ड्राफ्ट विनियमों की प्रभावी तिथि को इन घटकों को साफ या समायोजित करने में स्वीकार नहीं होगा यदि वे कार्य करने में असफल होते हैं और डिस्पेंसर में खतरनाक पदार्थ का प्रभाव पूरी तरह से बंद होता है। कोई भी ऐसी डिवाइसेज जो संचालन के दौरान या जब जांच की जाती हैं तो सही ढंग से काम करने में असफल होती हैं, उन्हें निरंतर इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण विधि से
बदले जाने की जरूरत होगी, जैसे स्टैंड अलोन इलेक्ट्रॉनिक संवेदक बदलाव करने। साथ ही उपकरण के बदलाव के 30 दिन के अंदर यूएसटी निरीक्षण योजना और निरीक्षण साइट योजना को अपडेट करने से पहले इसे यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी से परमिट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि जिन फैसिलिटीज में नियमित स्टाफ नहीं है उनमें ऑन साइट कोई कर्मचारी नहीं हो सकते। जब भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टम संचालन में है, जैसे कार्ड लॉक डिस्पेंसरी के दौरान प्रेशर पंप का फेल सेफ शटडाउन न होने से ऑफ साइट से जवाबी प्रतिक्रिया करने से पहले सेकेंडरी कंटेनमेंट में रिलीज हुआ खतरनाक पदार्थ लेने की क्षमता कम होने का जोखिम होता है। दबानुकूलित प्राइमरी पाइपिंग वाले सिस्टम जिन्हें दृश्य निरीक्षण से अलग रखा गया हो, उनमें लाइन रिसाव डिक्टेटर की जरूरत होगी, चाहे पाइपिंग भूमिगत नहीं है। हालांकि उनकी इंस्टॉलेशन तारीख पर विचार किए बिना जिन सिस्टमों में उनकी सभी दबानुकूलित पाइपिंग प्राइमरी कंटेनमेंट दृश्य जांच के अधीन है, उनमें अब लाइन रिसाव डिक्टेटर की जरूरत नहीं होगी। ये जमीन के अंदर ना लगाई हुई के तौर पर प्राइमरी कंटेनमेंट पाइपिंग को योग्य बनाने के लिए नवीन सिस्टम डिजाइनों के अवसर प्रदान करती है। निरंतर वैक्यूम दबाव या हाइड्रोस्टैटिक मध्य निरीक्षण सिस्टम के द्वारा निरीक्षण की गई जमीन के अंदर लगाई हुई दबानुकूलित पाइपिंग, जो पाइपिंग के द्वारा खतरनाक पदार्थ के प्रभाव को बंद कर देता है। जब इसे रिलीज का पता चले या यदि निरीक्षण सिस्टम में खराबी लाइन रिसाव डिक्टेटर शर्त को पूरा करेगी। ये टाइप 3 भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टमों तक सीमित नहीं है। निरंतर वैक्यूम दाब या हाइड्रोस्टैटिक बीच के निरीक्षण के साथ पाइपिंग सेकेंडरी कंटेनमेंट के पुनः संयोजन और दाब पंप का फेल सेफ शटडाउन लाइन रिसाव डिक्टेटर शर्त को पूरा करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टमों को नया तरीका प्रदान करेगा। निरंतरता की पुष्टि करना रिलीज डिक्शन कार्यात्मकता की पुष्टि करने के लिए जरूर है। बीच का जोन वैक्यूम दाब या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण का आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि संवेदक केवल पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए है। कोई भी बाधा जो वैक्यूम लूप या दाब को संवेदक तक पहुंचने से रोकती है, वो टूटी हुई संवेदक केबल से कम चिंता की बात नहीं है। दोनों स्थितियां रिलीज डिक्शन सिस्टम को रिलीज का पता लगाने में समर्थ बनाती है। ड्राफ्ट आर्टिकल 6 में भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टम की परीक्षण शर्तें शामिल की गई हैं। परीक्षण सूचना संबंधी शर्तों को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए जाने वाले परीक्षण और यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों के बीच संचार में सुधार करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। यदि कॉन्ट्रैक्टर सोमवार के होने वाले परीक्षण के लिए शुक्रवार को देर से यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी को परीक्षण सूचना प्रस्तुत करते हैं, तो यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी सूचना प्राप्त नहीं कर सकती यदि जांच के लिए समय तय करने में उन्हें बहुत ज्यादा देरी ना हुई हो। यदि जरूरी हो, इसे 72 घंटों के लिए बढ़ाने से जांचों का समय तय करने में सहायता होगी। बड़े बे रिसाव डिक्शन परीक्षण नतीजे 30 दिनों, इस समय 60 दिन के अंदर प्रस्तुत किए जाने जरूरी हैं। नतीजे पहले ही आमतौर पर 30 दिनों के अंदर टेस्टर से उपलब्ध हो जाते हैं और अधिक जल्दी प्रक्रिया समय से इंस्टॉलेशन और मरम्मत के दौरान मालिक और संचालक के साथ साथ यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी को भी लाभ होता है। परीक्षण प्रक्रियाओं का मौजूदा वर्गीकरण निर्माता या इंडस्ट्री कोड या पेशेवर इंजीनियर को हटाने के लिए ड्राफ्ट किया गया है। जैसा कि ड्राफ्ट किया गया है, इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करने की अनुमति होगी, इस पर विचार किए बिना कि निर्माता के कोई स्थापित दिशा निर्देश हैं या नहीं। ये बदलाव नई विकसित होने वाली परीक्षण विधियों के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु किया जा रहा है, जो मौजूदा परीक्षणों से अधिक जल्दी कम लागत की ओर अधिक सही हो सकती है। निर्माता की विशिष्टताओं के आधार पर परीक्षण उपकरण का अंशांकन करने और देखरेख करने की जरूरत होगी। परीक्षण नतीजे उतने ही अधिक सही होते हैं जितना अधिक परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण सही होता है। बिना अंशांकन वाला परीक्षण उपकरण यह गारंटी नहीं दे सकता कि भूमिगत भंडारण टैंक सिस्टम सही ढंग से काम करता है। परीक्षण उपकरण का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज के मुताबिक अंशांकन किया जाना आवश्यक है। यदि निर्माता का प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट शर्त है कि परीक्षण उपकरण सही ढंग से चल रहा है। वार्षिक निरीक्षण प्रमाणीकरण के दौरान वैक्यूम दाब या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण द्वारा निरीक्षण किए गए जोनों में निरंतरता को प्रमाणित करने के बीच के स्थान में रुकावटों का पता लगाने में मदद मिलती है, जो निरीक्षण उपकरणों को रिलीज का जल्दी पता लगाने से रोकता है। वार्षिक लाइन कसौफ परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाइन रिसाव डिक्टेटरों का ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 12 महीने में परीक्षण किया जाना जरूरी होगा कि वे 150% परिचालन दाब पर 0.1 गैलन प्रति घंटा रिलीज का पता लगा सकते हैं। जैसा कि ड्राफ्ट किया गया है, सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण निर्माता के दिशा निर्देशों, इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक या यदि यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी द्वारा अनुमोदित हो, कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड पेशेवर इंजीनियरिंग द्वारा अनुमोदित विधि द्वारा ही किए जाने की अनुमति होगी। ये सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है। इस स्लाइड में हमारी संपर्क जानकारी दी गई है। यदि आज के वेबिनार के बाद आपके कोई सवाल हो तो ग्रेग और ऑस्टिन दोनों को बेझिझक ईमेल भेज दें ताकि हम आपको सही जवाब दे पाएं। ऑस्टिन से संपर्क करें austin.limmer-beaton@waterboards.ca.go. ग्रेग से संपर्क करें
greg.braceshets@waterboards.ca.gov। इसके अलावा यदि आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं तो कृपया रिसाव रोकथाम यूनिट से संबंधित सूचनाओं के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए रिसाव रोकथाम यूनिट के लिए लिस्टअप को सब्सक्राइब करें। एकमात्र इसी तरीके से राज्य जल बोर्ड लोगों को आगामी उपलब्धियों के बारे में सूचित करेगा, जैसा कि अगली पतझड़ के लिए नियत 45 दिनों की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि।